गुड मॉर्निंग, मैं हूं अमितोज और आज है 20 जनवरी 2022। मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आते हैं और वो उनके क्लेम्स आउटस्टैंडिंग हैं जो कि थोड़ा बहुत डिले हो गए हैं, पर वो अपना क्लेम जल्दी से जल्दी एनएससी में करें और उनसे जो पूल में सिक्योरिटीज़ थी, ये कार्वी से रिलेटेड केस के बारे में है, वो डिमांड उसमें सेटलमेंट थोड़ा डिमांड करें। उनके पास कुछ हद तक पावर्स रहती हैं, ये एक समय में ही किया जा सकता है, टाइम फ्रेम में किया जा सकता है, तो कुछ वो डिले हो गए हैं तो इस तरह से वो कर सकते हैं। जो मैंने अपने केस के लिए किया था वो मैंने शेयर करता रहा हूँ वीडियोज़ में, पर अब ये है वो उनको बताया गया है कि ये सैट में केस है। जो सैट में है वो उसकी दायरा जजमेंट का अलग है, जो आपका होगा वो अलग होना चाहिए। अब मैं इस मामले में लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर थोड़ा कॉमन सेंस से काम करें तो उसमें यही है कि आप उसमें अपना क्लेम करें, डिफ़ॉल्टर्स कमेटी एनएससी में जाके प्रूफ दें और उनका एक पावर लिमिट होगी, उसमें वो आपके कुछ ना कुछ हद तक रेजोल्यूशन करा पाएंगे। इसी न्यूज़ को फॉलो करते हुए अगर हम चलें तो ये न्यूज़ है 3 दिसंबर 2021 की, जिसमें वो कह रहे हैं बोर्सेस कांट टेक ओवर डिफ़ॉल्टिंग ब्रोकर्स अकाउंट्स रूल्स। सैट इज़ क्या है? सिक्योरिटीज़ एपलेट ट्रिब्यूनल है जिसने ये रूल किया है। द सिक्योरिटीज़ एपलेट ट्रिब्यूनल हैज़ रूल्ड दैट स्टॉक एक्सचेंज have no powers to take control of bank accounts of brokers in event of default. The verdict comes at a time when banks and stock exchanges are embroiled in at least half a dozen cases on who gets access to funds of stock brokers or market institutions in case of fraud. अब ये सिक्योरिटीज़ जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, ये अब बड़े सीनियर लेवल के मामले हैं, इसमें मैं लीगल एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर क्या ओपिनियन बन सकता है एक आम आदमी का। मेरे एज आम आदमी मुझसे पूछा जाए तो ये अंडर लॉ पास हुए होते हैं, जुरिस्डिक्शन है उनकी, ये एक्सचेंज की बॉडी है सिक्योरिटीज़ एपलेट। इसके बारे में हम देख लेते हैं, पर ये खबर पढ़ लेते हैं। द सिक्योरिटीज़ एपलेट ट्रिब्यूनल हैज़ रूल्ड दैट स्टॉक एक्सचेंजेस हैव नो पावर्स टू टेक कंट्रोल। ये सब उसमें वही न्यूज़ चल रही है। और ये देखिए, इन नवंबर लास्ट ईयर सेबी ऑर्डर्ड इम्पाउंडिंग ऑफ कार्वी असेट्स टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू डिफ्रॉडेड इन्वेस्टर्स। बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इशूड डायरेक्शंस ऑन December 8, 2020 saying that the bank accounts of Karvy must become assets of NSE's defaulters committee। तो इसको फॉलो करते हुए अगर हम चलें तो इस न्यूज़ में जिस तरीके से बताया गया है, the argument, Axis Bank argued that Karvy owed it rupees 165 crore। अब उसका 165 करोड़ उस पे है, तो इतना बड़ा अमाउंट है, ये तो रेंज से बाहर है डिफॉल्टर्स कमेटी के, तो ये सैट पे ही आएगा। The money lying in Karvy accounts must be used to adjust these dues. Further, the brokerage had deposits of rupees 8.27 crore in Axis। The bank's contention was that it is not subject to NSE or SEBI regulation, hence they had no power to freeze bank accounts. The orders could impact Borse's recovery from defaulting brokers. Banks are involved in a tussle with exchanges in cases like BMA Wealth and Island FS Securities। तो इस तरीक़ा से अब ये इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट के मामले पे है, और क्या हमारे प्रोसेसेस हैं कंट्री के अंदर और किस तरीके से इन प्रोसेसेस को बारीकी से बनाया गया है ताकि ये सारी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सके इन बैड इवेंट। पर कहीं ना कहीं ये रिस्क मैनेजमेंट हर एक इंस्टीट्यूशन में कमी रही। पहले तो ब्रोकर ने ही जो है वो इनकी रिस्क मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं रही, उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं रही। फिर कि ब्रोकर ढंग से काम कर रहा है, उस पर कोई विजिलेंस और एक इनसाइट नहीं रही एक्सचेंज की ताकि वो अर्ली एक्शन ले पाएँ। तो ये रिस्क मैनेजमेंट और ये प्रोसेसेस और इवेंट्स और उनको डिटेक्ट करने का विजिलेंस का या इकोनॉमिक्स विंग का विजिलेंस ऑफेंसिव विंग का कहीं इनसाइट उनको मिल नहीं पाई, इनपुट। इसी प्रकार से बैंक्स का अपना होता है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन है, लीगल डिपार्टमेंट, एक आम आदमी के पास तो कुछ नहीं है, एक भरोसा है, एक वर्ड ऑफ माउथ पे काम हो रहा होता है। जैसे मैंने अपने पिताजी से अब करके ये स्टार्ट किया तो हमने इतने कोई कागजी देखे नहीं लीगल, एक गुड फेथ में काम हो रहा था। तो अब बैंक्स के पास लीगल डिपार्टमेंट्स, तो बैंक क्या इतना सोया हुआ था कि वो किसको लोन दे रहा है उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। तो कहीं पे बैंक की ऑडिटिंग और कहीं पे वो सब रिस्क मैनेजमेंट और जो उनका चेकअप था, बैकग्राउंड चेक्स एंड ऑल दैट, वो फेल हुए हैं। तो वो बैंक भी किसी तरह से उसमें इनसाइट नहीं बना पाया है। तो अभी आपस में इनके
भिड़ गए हैं इंस्टीट्यूशंस, तो उसके रहते आप देखिए जो ये कमेटी है इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो कमेटी है वो क्या करती है। अगर हम इस तरीके से जाएं इनकी sat.gov.in की साइट पे, तो उस पर ये सब चीज़ें लिखी आती हैं कि उसकी हम एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये जो आ रहा है वही आ रहा है कि सिक्योरिटीज एप्लीकेबिलिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under the provision of section 15K of the Securities and Exchange Board of India Act 1992 to hear and dispose of appeals against the orders passed by the Securities and Exchange Board of India or by an adjudicating officer under the Act, and to exercise jurisdiction, powers and authority conferred on the tribunal by or under Act or any other law for the time being in force. Consequent to government notification number this 27th May 2014, SAT hears and disposes of appeals against orders passed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority under PFRDA Act 2013. Further terms of government notification this and this. तो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और ये मेंबर्स बहुत सीनियर रहते हैं। जो करंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो हैं जस्टिस तरुण अग्रवाल जी, बहुत सीनियर मेंबर हैं। और ये देखेंगे आप कि ये ही वॉज एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन December 9, 1981, प्रैक्टिस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर 22 years इन सिविल एंड दिस। अब नीचे देखें तो जस्टिस अग्रवाल हैज़ कम फ्रॉम ए लीगल फैमिली एंड इज़ अ थर्ड जनरेशन जज। हिज ग्रैंडफादर रिस्पेक्टेड CB अग्रवाल वॉज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। उनके फादर जो साहब हैं रिस्पेक्टेड सतीश चंद्र जी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज जज। तो ये बहुत ही क्रेडिबिलिटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं और ये समझेंगे इंटर इंस्टीट्यूशनल डिपेंडेंस को और क्या उसकी रेलेवेंस है उसको समझते हुए ही ये करेंगे। बहुत सीनियर मेंबर हैं पर ये मसले हैं, इन पे लगातार प्रोसेस री इंजीनियरिंग चाहिए होती है जो कि इनिशिएटिव है, विल के थ्रू आती है। जो सीनियर मेंबर है कोई तो लीड लेगा इसके ऊपर और इन प्रोसेसेस को मैच्योर करेगा कि कहाँ पे इनकी रिस्क है, कहाँ पे इनको रोकना है, कहाँ पे इनकी विजिलेंस है, कहाँ पे इनके अर्ली मैनेजमेंट ऑफ रिस्क है और उसको सबको डिटेक्ट करते हुए उसको रोकना, करने ही नहीं देना गलत काम। तो ये सब कैसे होगा ये देखेंगे। और मेंबर्स भी हैं, वो बहुत सीनियर मेंबर्स हैं। हम देखते हैं ये जस्टिस नायर साहब हैं और MT जोशी साहब हैं। डॉक्टर CK जी नायर थोड़ी इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड रखते हैं, तो बहुत सीनियर है, बहुत मजे हुए हैं और इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड रखते हैं। पर फिर भी ये मसले जो आते हैं इतनी हाई उसके हैं। ये डॉक्टर नायर हैज़ अ PhD इकोनॉमिक्स मार्केट रेगुलेशन प्रिसीडेड बाय मास्टर्स इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। ही हैज़ बीन अ मेंबर इन सेवरल कमिटमेंट्स, है ना। तो ये बहुत ही जो है अच्छी बैकग्राउंड। जॉइंट द मेंबर इन सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इफेक्ट फ्रॉम 2016। About 31 years, Indian economics service for 31 years and has held various positions in government. Or these include report of financial service legislative reforms commission under chairmanship of Justice Shri B.N. Shri Krishna, bankruptcy law reforms। तो इनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हैं और ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास भी लीगल डिपार्टमेंट्स रहते हैं, बैंकों के पास भी लीगल डिपार्टमेंट है। इंस्टेड की ये आपस में सिर भिड़ा लें, बेटर यही है कि कहीं लॉ बॉडी या पार्लियामेंट जहाँ पे भी जो भी इंस्टीट्यूशन मिलके एडवाइजरीज कमेटीज मिलके एक लॉ बनाएं जिसमें जहाँ गैप्स आ रहे हैं उनको कवर करें और एक इकोनॉमिक सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए जो ये इंस्टीट्यूशन है ये एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से काम कर पाएँ और रेजोल्यूशन लेके आ पाएँ रिटेल इन्वेस्टर के लिए। और बैंक एक इंस्टीट्यूशन है उसको एक अखाड़ा ना बनाया जाए इन सबको और एक अर्ली रेजोल्यूशन देके रिजॉल्व करके मैटर्स को आगे बढ़ा दिया जाए। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये सब है। इस पे मैं इतना ही बोल पाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।